टू टेक दीज रिटन सेशंस, क्योंकि पहले रिटन सेशंस देती तो कुछ खास फायदा होता नहीं था. आज जब आपकी सेल्फ स्टडी हो गई है, रिविजन हो गया, नाउ यू हैव योरसेल्फ रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग. पहले क्लास में मैं बोलती थी राइटिंग को इज्जत दो, होमवर्क करो, ये करो, वो करो, तब आपको लगता था अरे मैम का काम ही है बोलना, ऐसा आपका एटीट्यूड होता था. बट आई थिंक नाउ यू ऑल आर रियलाइजिंग दैट law paper cannot be taken that lightly. It is because this is not my expectation. It is because institute is expecting this from you. और आप खुद इंस्टीट्यूट का पैटर्न देख लो, अकाउंट्स और लॉ, बस ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं जो आपको तीनों भी स्टेजेस में है. और अगर आप स्टार्टिंग से हिस्ट्री देखते हो ना, लॉ एक लौता सब्जेक्ट है जिसका वेटेज हर अगले टाइम इंस्टीट्यूट बढ़ा रहा है. पहले सीपीटी का पैटर्न हुआ करता था, सिर्फ 40 मार्क के लिए लॉ होता था, सिर्फ 40. फिर आप लोगों का फाउंडेशन आया 60 मार्क्स. अभी अगले अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट ने वापस से कोर्स को चेंज करा, पूरा 100 नंबर का पेपर लॉ का. आप सोचो अगर लॉ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं होता, 40 से 60 से 100 पे क्या इंस्टीट्यूट कभी जाता था? नेवर, नेवर एवर इट वुड हैव डन. तो मतलब आप खुद समझ लो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट्स के तो आप एक्सपर्ट ही हो, मतलब होने चाहिए, यू आर टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. बट जितना इज्जत अकाउंट्स को दिया इंस्टीट्यूट ने, उतनी इज्जत उन्होंने लॉ को भी दी है. देखो लॉ को उन्होंने सब्जेक्टिव रखा है. अगर इंस्टीट्यूट चाहता था इट कुड हैव हैड एन ऑब्जेक्टिव पेपर फॉर इवन लॉ, बट इट नोज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ इज प्रैक्टिकली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो इंस्टीट्यूट का भी विजन शॉर्ट टर्म नहीं है. So that's yes, it's a long term vision. सिर्फ easy एग्जामिनेशन कंडक्ट करके कोई फायदा नहीं होने वाला. अगर सीए बन के आपको कुछ खास इनकम नहीं मिली, इज्जत नहीं मिली, तो you want that respect, you want that income, and that is why you have to go through this phase. And believe me, it's actually important. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आज मैंने ये राइटिंग प्रैक्टिस रखा है ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आपको ये राइटिंग प्रैक्टिस से मिल जाए. अगर आपके पास आरटीपी है ठीक है, अगर नहीं भी है, आई एम गोइंग टू ओपन द आरटीपी ऑन द स्क्रीन्स. फर्स्ट वी विल डिस्कस द आंसर. आई जस्ट टेल यू हाउ द फ्लो इज गोइंग टू बी ऑफ द क्लास. वी विल डिस्कस द आंसर. तो स्ट्रेट अवे क्या, मैं डायरेक्टली आपको स्पून फीड नहीं करने वाली हूँ, चलो मैं आंसर डिक्टेट करूँ, लिखो. वी विल डिस्कस व्हाट द आंसर इज. अगर आपको आंसर आता है प्लीज यू ऑल कैन raise your hands and you all are free to share the answer that you feel should be of that particular question. हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे आपके आंसर में कुछ कमी है क्या, कुछ सुधारा जा सकता है क्या, या परफेक्ट है क्या, और उसके बाद मैं एक्चुअली आपको आंसर्स जो है वो डिक्टेट करना शुरू करूंगी. सो आई डोंट वांट टू ट्रीट यू ऑल लाइक किंडरगार्टन किड्स के क्वेश्चन बताऊंगी और आंसर पूरा डिक्टेट करोगे. थोड़ी मेहनत आपके साइड से भी आने दो. आप खुद भी 2 मिनट लो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, ये समझने के लिए कि क्या क्वेश्चन पूछा है, इसका क्या आंसर होना चाहिए, आप कैसे आंसर लिखोगे, और कोशिश कीजिए जवाब देने के लिए. माइंड में आपका आंसर रेडी होना चाहिए. और फिर जब मैं आंसर लिखवाऊंगी, देन यू कंपेयर दैट आंसर दैट यू हैड फ्रेम्ड इन योर माइंड विद द आंसर दैट आई डिक्टेटेड, सो दैट यू अंडरस्टैंड वेयर यू आर फॉलिंग शॉर्ट, so that we can work on it. We still have 22 days in our hand. It's still possible right now. ठीक है, बाद में पॉसिबल नहीं होने वाला. ये सही समय है आपकी इस वीकनेस को सुधारने के लिए. शुरू करें, चलो चलो, शुभ काम में देरी किस बात की. लेट्स स्टार्ट देन. दिस इज द आरटीपी, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ था रेडी. Okay, let's start then, come on. $17 questions है. वाह. क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, ठीक है? ओके. Mr. Y is a devotee and wants to donate an elephant to the temple as a core part of ritual worship.
he contacted Mr. X, who wanted to sell his elephant. Okay. Mr. X contracted with Mr. Y to sell his elephant for 20 lakhs. Mr. X contracted with Mr. Y to sell his elephant for rupees 20 lakhs. अब देखो, both were unaware that the elephant was dead a day before the agreement. Before the agreement. Before the agreement. So आज suppose X और Y ने decide किया होगा that he will sell the elephant and he will purchase the elephant for 20 lakh rupees. कल ही unfortunately elephant शांत हो गया था. तो आप बताओ, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है उस दिन क्या सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्टेंस में था? सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्टेंस में नहीं था. द एलिफेंट वाज ऑलरेडी डेड अ डे बिफोर द अग्रीमेंट. रिफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन का आई कैपिटल, कॉन्ट्रैक्ट का सी कैपिटल, एक्ट का ए कैपिटल, क्या तुम्हें याद है? एक्सप्लेन वेदर it is void, voidable or a valid contract. चलो, मैं चाहती हूं पहले तो आप मुझे जवाब दो. What do you think? Is the contract valid, void or voidable? What do you think? This contract is void. Void ab initio. Why is it void? Can you tell me the reason? Yes, जो subject matter था वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया. पार्टीज वर अंडर अ बायलैटरल मिस्टेक. बायलैटरल एक्स और वाई दोनों को लगा एलिफेंट इज इन एग्जिस्टेंस, बट दे वर अंडर अ रॉन्ग इंप्रेशन. एरोनियस बिलीफ था उनका. एरोनियस बिलीफ मतलब मिस्टेक, और ये मिस्टेक यूनिलैटरल नहीं, इट वाज अ बायलैटरल मिस्टेक. तो यहाँ पे दोनों के साइड से गलती हो गई थी and the subject matter was already dead before they entered into a contract, and thus we can conclude that this contract is a void contract. So very good. अगर यही हमारा MCQ बेस्ड होता तो कितना आसान था. वर्ड को गोला लगा रे हो गया बस. बट नहीं है ना ये सुहाना सफर. मैं सबसे खुश होती, पता है, MCQ बेस्ड पेपर होता तो. चलो आ जाइए यहाँ पे, आपकी नोटबुक में आ जाओ. हेडिंग दीजिए RTP नवंबर 2022, दिसंबर 2022. ओके, आंसर नंबर 1. कोई भी आंसर की शुरुआत भी आप करते हो ना, उसके पहले आप उसका आंसर नंबर लिखो. ये हैबिट डाल दो, क्योंकि अगर आप आंसर नंबर्स नहीं लिखते हो, दैट आंसर इज नॉट गोइंग टू बी चेक्ड. That answer is not going to be checked. So make it sure you are writing down the answer number. ठीक है, लिखो आंसर नंबर 1. Point number 1. Have you divided your notebook into 3 parts? Okay. एक मिनट में बताते हो आपको. क्या ऐसे कर रहे हो तुम? वाई पूछ रहे हो ऐसे समय पे, बेशरम. ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करना होता है अपने आंसर पेपर को. एक थोड़ा सा बड़ा मार्जिन, एक छोटा मार्जिन, और बाकी की पूरी स्पेस टू राइट डाउन द आंसर. ऐसा कुछ. बहुत अच्छे से हम लोग आंसर लिखने वाले, एकदम एक नंबर. ऐसा डिवाइड कर लिया. आंसर नंबर 1 लिखा. ओके, आंसर नंबर 1 लिखा. अभी लिखो पॉइंट नंबर 1. आपको हेडिंग देना है तो आप दे सकते हो. फैक्ट्स नहीं भी दिया तो भी चलेगा. दिस इज द फ्लो हाउ यू आर सपोज टू राइट डाउन एन आंसर. फैक्ट्स, रेफरेंस, एनालिसिस एंड कंक्लूजन. तो पॉइंट नंबर 1 दीजिए. पॉइंट नंबर 1. आई विल जस्ट कम टू द क्वेश्चन. लिखो पॉइंट नंबर 1. X entered into a contract with Y
X entered into a contract with Y. To sell his elephant for 20 lakhs. To sell his elephant for rupees 20 lakhs. अच्छा, ये जो इम्पॉसिबिलिटी है परफॉर्मेंस की, ये इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है? इनिशियल या सब्सिक्वेंट? सब्सिक्वेंट मतलब बाद में हुई इम्पॉसिबिलिटी। ये इनिशियल है या ये सब्सिक्वेंट है? इनिशियल मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। इनिशियल मतलब क्या? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो यहां पे जब आपने कॉन्ट्रैक्ट ही एंटर किया था, that time only the elephant was dead. So it is an initial impossibility. Point number 2 दीजिए। When two parties enter into a contract, when two parties enter into a contract for doing something, for doing something which is impossible to be performed. Which is impossible to be performed. Then the contract is void ab initio. Then the contract is void ab initio. Actually ना, यहाँ पे तो अग्रीमेंट ही void है. Forget about contract. यहाँ पे तो अग्रीमेंट ही void है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन सकता है, क्योंकि जो चीज के बारे में आपने अग्री किया है वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। आपको बात समझ में आ रही है क्या? अग्रीमेंट ही void है, अग्रीमेंट ही void है। यस और नो गाइस? ओके। दिस इम्पॉसिबिलिटी, आप सेकेंड पॉइंट में ही सेकेंड सेंटेंस लिख रहे हो। दिस इम्पॉसिबिलिटी may be known, may be known may be known or not known to the parties. May be known or not known to the parties. और एक सेंटेंस दीजिए। When both the parties, when both the parties are ignorant of the impossibility of performance, are ignorant, when both the parties are ignorant about the impossibility of performance, about the impossibility of performance, the agreement would be void. The agreement would be void. Next, point number 3 दीजिए। Point number 3. Point number 3. In this case, X
y, in this case x and y, were ignorant of the fact that the elephant was dead. That the elephant was dead. And therefore, the performance of the contract was impossible from the very start. हाँ, मतलब ही initial impossibility. That the performance of the contract was impossible from the very start. This is initial impossibility. अगर आप चाहते हो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो initial impossibility. और लास्ट पॉइंट दीजिए, पॉइंट नंबर 4. Hence the contract is void. Hence the contract is void. Being not enforceable by law. Being not enforceable by law. Did you understand this? Next question, question number 2. In the light of the provisions of the Indian Contract Act 1872, answer the following. A student was induced by his teacher to sell his brand new bike to the latter at a price less than the purchase price to secure more marks in the examination. एक तो student और teacher relationship, teacher और student का relationship ऐसा होता है, one is in a position to dominate the will of the other. वैसे अपने केस में अलग था, you were dominating my will. But generally, teacher is in a position to dominate the will of the other. और teacher कहती है ये जो बाइक है जो आपने खरीदी है, sell it to me at even lesser than the purchase price, तो ही मैं आपको examination में अच्छे marks दूंगा या दूंगी जो भी है. Accordingly, the bike was sold. ठीक है. However, the father of the student persuaded him to sue his teacher. Whether the student can sue the teacher and if yes, on what grounds? बोलो. पहली बात तो आप मुझे बताओ कि क्या student teacher के against case file कर सकता है? Yes, the answer to this question is yes. Now the second question arises, on what ground is the case going to be filed? Very good. The case is going to be filed on the grounds of undue influence. There is a relationship between the teacher and the student. देखो undue influence के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है. One, there should be some sort of relationship existing between the parties. तो यहाँ पे teacher और student के बीच में क्या रिश्ता है? One party is in a position to dominate the will of the other. So teacher is in a position to dominate the will of the student, and along with that, the object of this domination should be to take undue advantage. यहाँ पे टीचर ने वही किया है. देखो हर केस में जरूरी नहीं है कि टीचर स्टूडेंट से कुछ गलत काम करवाए या अनड्यू इन्फ्लुएंस में रहकर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाए, बट यहाँ पे टीचर ने अपनी पोजीशन का गैर फायदा उठाया है. हैज टेकन अनड्यू एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेज ऑफ द पोजीशन, और बच्चे को बोला है ये परचेस प्राइस से भी कम है, तुम इस बाइक को मुझे बेच दो. मतलब क्या यहाँ पे अनफेयर एडवांटेज लिया गया है ऑफ द पोजीशन, हाँ या ना? तो देन दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस. और जब कभी भी कंसेंट फ्री नहीं होता है,
when it is caused by coercion, undue influence, fraud, mistake, the contract becomes voidable at the option of the aggrieved party. यहाँ पे aggrieved party student है. Voidable मतलब able to be void. तो yes, बच्चा केस फाइल कर सकता है और जैसे वो केस फाइल करता है कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो जाएगा और उसको उसकी बाइक मिल जाएगी और जितना भी पैसा उसने टीचर से लिया है वो टीचर को लौटा देगा. सही है गलत? चलो लिखो आंसर. अभी देखो आप लिखोगे आंसर 2 ब्रैकेट में 1, आंसर 2 1. सेम टू सेम क्वेश्चन, सिर्फ बाइक के बदले कार था मेरी क्वेश्चन बैंक में, जो हमने क्लास में डिस्कस भी किया था. लिखो आप लोग. चलो आंसर नंबर 2. कोशिश करोगे फैक्ट्स लिखने की? चलो लिखो. I'm giving you 1 minute. Please try to write down the facts. Good virtual students. Done? देखो फैक्ट्स लिखते वक्त ज्यादा इमोशनल नहीं होना है. हो सके तो एक सेंटेंस में सारी चीजों की समरी लिख लो. नहीं पॉसिबल है तो 2 सेंटेंसेस. बट आई थिंक इतना अगर क्वेश्चन है एक सेंटेंस में आपको लिखना चाहिए, उससे ज्यादा मत देना टाइम फैक्ट्स के लिए. फोकस ज्यादा आपका रेफरेंस और एनालिसिस पे होना चाहिए. कानून क्या कहता है और कैसे आपने कानून को इस क्वेश्चन में अप्लाई किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आंसर 2 1 ऐसा लिखा होना चाहिए आपने. ठीक है, हो गया पॉइंट नंबर 1. ओके लिखो पॉइंट नंबर 2. एनी कॉन्ट्रैक्ट entered under coercion, any contract entered under coercion, undue influence, fraud, misrepresentation. make it sure spellings में mistakes नहीं है. स्पेलिंग्स के भी मार्क्स कट किए जाते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स के. क्या बोला मैंने? एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड अंडर कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन इज वॉइडेबल. मिस्टेक का थोड़ा सा अपनी कहानी आप जानते हो, कभी वैलिड होता है, कभी वॉइड होता है, कभी वॉइडेबल होता है, इसलिए हम नहीं लिख रहे. तो इसलिए आपने लिखा है यहाँ पे कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन इज वॉइडेबल at the option of the aggrieved party. Is voidable at the option of the aggrieved party. Is voidable at the option of the aggrieved party. Next sentence लिखो. For undue influence, there should be some sort of relation between the parties. Some sort of relation between the parties. Some sort of relation between the parties, comma, one of them should be in a position
one of them should be in a position to dominate the will of the other. To dominate the will of the other. And the object must be, and the object must be to take undue advantage. And the object must be to take undue advantage. Next point. In this given case, the relation of teacher and student, the relation of teacher and student is such that the teacher is in a position to dominate the will of the student. To dominate the will of the student. Next point, point number 4. Point number 4. Thus, the consent of the student is caused by an undue influence फुल स्टॉप. और फोर्थ पॉइंट में और एक पॉइंट दीजिए, क्योंकि देखो इंस्टीट्यूट ने जब सवाल पूछा था, दोनों सवाल पूछे, क्या यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हैं और कौन से ग्राउंड पे. तो अब आपने ये लिख दिया है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, तो आप लिखोगे क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है हम कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हैं. तो लिखो हेंस द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम voidable at the option of the student. The contract will become voidable at the option of the student, and therefore he can sue the teacher, and therefore he can sue the teacher. अब देखो 4 मार्क के लिए इंस्टीट्यूट ने अगर सवाल पूछा ना, तो दिस इज द एक्सपेक्टेड लेंथ. अगर सेम सवाल इंस्टीट्यूट 3 मार्क के लिए पूछ रहा है, थोड़ा कंटेंट आपको कम लिखना पड़ेगा, फिर इतने इमोशनल नहीं हो सकते आप कि सब कुछ लिख के आ गए. तो यू हैव टू मैनेज योर आंसर अकॉर्डिंग टू द मार्क्स दैट आर डेडिकेटेड टू अ सर्टेन क्वेश्चन. कुछ बच्चे पूछ रहे मैम क्या सेक्शन नंबर लिखना कंपलसरी. लेट मी टेल यू एट फाउंडेशन लेवल सेक्शन नंबर लिखना कंपलसरी नहीं है. अगर आपको ठीक से सारे सेक्शंस आते हैं तो ये लिखना आपकी चॉइस है. ऑब्वियसली इफ यू राइट डाउन द सेक्शन नंबर इट विल certainly make your paper a little more attractive and will be out of the box. So maybe not directly but indirectly आपको इसका फायदा हो सकता है. But what is more important is understanding and able to apply the law and present it in the paper. वो सबसे ज़्यादा फोकस इंस्टीट्यूट का होता है फाउंडेशन लेवल पे. ठीक है, कुछ वर्चुअल बच्चे बार बार पूछ रहे थे इसलिए मैंने जवाब दिया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2. ये तो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है. गिव द सर्कमस्टेंसेस एज टू व्हेन विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस मे बी अवॉर्डेड फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बताओ, जब कभी भी ब्रीच होता है तो उसकी रेमेडीज भी होती है. वन सच रेमेडी इज डैमेजेस, और इसमें से एक डैमेज है विंडिक्टिव. कब मिलता है विंडिक्टिव डैमेजेस? सो ब्रीच फॉर प्रॉमिस टू मैरी एंड
बट ये जो डिसऑनर है दैट इज रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक. आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स थे, बैंकर से गलती से मिस्टेक हो गई और उसने आपके चेक को डिसऑनर कर दिया, तो आपकी तो गुडविल डैमेज हो गई. आपके अकाउंट में पैसे है फिर भी चेक बाउंस हो रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स, तो यस देयर इज अ लॉस ऑफ गुडविल. और जहां पे पहला वाला केस था ब्रीच टू प्रॉमिस टू मैरिज, इमोशनल डैमेज हुआ है, तो इस केस में यू आर अवॉर्डेड विद विंडिक्टिव डैमेजेस. ऐसा क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो विल बी मोर देन 2 मार्क्स. लिखो आंसर 2-2. दिस इज अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन. ओके, तो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन का आप कैसे आंसर लिखोगे? डायरेक्टली लिखोगे. लिखो विंडिक्टिव डैमेजेस आर अवॉर्डेड vindictive damages are awarded only in 2 cases. I hope everyone is writing with a black ball pen only. With what color pen I all write? मत करो ऐसे बेटा, अभी आप हैबिट कर लो. अभी ठीक है, अभी आप लिख दो आज, बट मेक इट श्योर नाउ यू आर ओनली यूजिंग अ ब्लैक बॉल पेन. व्हाई नो रेड? ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं है. पिंक इज माई फेवरेट कलर, ग्रीन इज लकी टू मी, ऐसा कुछ मत करो. ओनली ब्लैक बॉल पेन. हैबिट होनी चाहिए आपको उसी पेन से लिखने के लिए. छोटी छोटी चीजें बाद में बहुत बड़ा डिफरेंस करती है. ठीक है, क्या लिखा आपने? विंडिक्टिव डैमेजेस आर अवॉर्डेड ओनली इन 2 केसेस. अब उसको एक पॉइंट नंबर 1 दो. पॉइंट नंबर 1, किसी वर्चुअल बच्चे ने पूछा जेल पेन अलाउड है क्या? देखो टेक्निकली इट्स नॉट अलाउड. टेक्निकली इंस्टीट्यूट ने रिक्वायरमेंट दिया है ओनली अ ब्लैक बॉल पेन इज अलाउड, बट लास्ट अटेम्प्ट में कुछ बच्चों ने जेल पेन से लिखा था, उनका पेपर करेक्ट हुआ था और मार्क्स भी मिले थे. बट मे बी दे आर लकी यार. किसी का कुछ भरोसा नहीं है, हमारा तो बैड लक ही चल रहा है. डोंट टेक दैट रिस्क. फालतू में ज्यादा होशियारी में जाओ मत, इज्जत में रहो. ठीक है, ओके. पॉइंट नंबर 1 दो उसके आंसर में. फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, फॉर ब्रीच of promise to marry because it causes injury, because it causes injury to his/her feelings. For breach of promise to marry because it causes injury to his or her feelings. And next point number 2. For wrongful dishonor of check by a banker. For wrongful dishonor of a check by a banker because it causes injury to his reputation. Because it causes injury to his reputation. Done? Chalo, next, question number 3. Let's check it out. Karan agreed to purchase a wooden table for his study room from Mr. X. Table was in a good condition and was examined by Karan before purchasing.
Did he examine it before purchasing? He found no defects in it and paid 20,000 rupees for that table. Later on, it was found that one leg of the table is broken and X has pasted the wood and tried to hide the defects. हाँ, और वो भी ये जो फ्रॉड है ना, उसको आपने इंटेंशनली कंसील करने की कोशिश की इस डिफेक्ट को, ताकि रीजनेबल इंस्पेक्शन से समझ में नहीं आए कि ऐसा कुछ डिफेक्ट है. कुछ समझा क्या आपको? सिर्फ नॉर्मल फ्रॉड की बात नहीं है वो. मैंने वो घोड़े की हूफ का एग्जाम्पल दिया था, क्रैक्ड हूफ था, आपने सीमेंट भर दिया, मतलब आपने डिफेक्ट को कंसील करने की कोशिश की है इस तरह से कि ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन से किसी को समझ में ही नहीं आए कि ऐसी कुछ कमी है. ये बंदे ने यही किया है जो फर्नीचर बेच रहा है, एक्स ने. कैन करण रिटर्न द टेबल? कैन करण रिटर्न द टेबल एंड क्लेम द अमाउंट बैक? डिस्कस दिस विथ रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. बोलो, क्या करण टेबल को लौटा सकता है और क्या अपने पैसे वापस मांग सकता है? बट यस या नो से काम नहीं चलेगा ना. क्यों क्यों क्यों? I know it's a subjective paper, but tell me the reason. क्यों इस सवाल का जवाब दो कि क्यों ऐसा कर सकता है करण? क्योंकि यहाँ पे एक्स ने करण के साथ फ्रॉड किया है और जो भी गुड्स का डिफेक्ट है उसको कंसील करने की कोशिश की है, जो ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन से कभी भी समझ में नहीं आता है. एंड हेंस एक्स विल हैव नो करण विल हैव रेमेडीज अगेंस्ट एक्स. ही कैन रिटर्न द टेबल and he can claim the money back. लिखो आप facts. X purchased a wooden table after examining it. Very good, virtual students. Keep it up. Karan purchased a wooden table after examining it. After examining it for rupees 20,000. Point number 2. तो हमने देखो फैक्ट्स में एक ही सेंटेंस के द्वारा सब कुछ कवर कर लिया. करण ने एक्स से टेबल 20,000 में लिया, उसको एग्जामिन करने के बाद, है ना. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2. अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन का आई कैपिटल, कॉन्ट्रैक्ट का सी कैपिटल, एक्ट का ए कैपिटल, कॉमा 1872. अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉमा अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, अ फॉल्स मतलब झूठा, अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन of a material fact, of a material fact, a false representation of a material fact made intentionally. फ्रॉड में बताओ ना, इनोसेंटली झूठ बोला है या इंटेंशनली? यहाँ पे तो एक्स को पता था ना इस डिफेक्ट के बारे में, इनफैक्ट उसने तो डिफेक्ट को छुपाने की कोशिश की है. मेड इंटेंशनली टू डिसीव द अदर पार्टी, मतलब धोखा देना ही आपका इरादा होता है फ्रॉड में. टू डिसीव द अदर पार्टी, टू इंड्यूस हिम to enter into a contract. To enter into a contract is a fraud. Is a fraud. Point 2 में और एक सेंटेंस लिखो. Further, whenever there is an active concealment, further, whenever there is an
active concealment, CONCEALMENT, whenever there is an active concealment of some material facts, from the other party, so that the other party is not able to know the truth, then fraud is committed. और एक सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा उसी रेफरेंस में. कितना इंपॉर्टेंट है रेफरेंस, देखो. इन केस ऑफ फ्रॉड, द अग्रीव्ड पार्टी गेट्स द राइट, कॉन्सिक्वेंस भी लिखना पड़ेगा ना. द अग्रीव्ड पार्टी गेट्स द राइट टू रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, gets the right to rescind the contract. Next, point number 3. In the given case, Karan has examined, in the given case, Karan has examined the study table. Karan has examined the study table before purchasing it. From Mr. X. But could not find any defect. As it was concealed by Mr. X. और एक लास्ट सेंटेंस लिख दो, पॉइंट नंबर 4. On the basis of the above provisions, we can conclude that Karan can resign the contract and claim compensation. For the loss suffered due to fraud done by Mr. X. Due to fraud done by Mr. X. Due to fraud done by Mr. X. Wonderful. Chalo. Next, question number 4. ऐसे क्वेश्चन जब इंस्टीट्यूट पूछता है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो आप देख रहे हो, एक्चुअली ये एक पॉइंट के क्वेश्चंस होते. तो क्वेश्चन 4 में अगर 4 बच्चे हैं, आप समझ लो 4 मार्क का ये टोटल क्वेश्चन है. 1 मार्क ईच फॉर ईच सब क्वेश्चन. What will be the rights with the promisor in the following cases? Explain with reasons. तो आपको एक सेंटेंस में इसका जवाब देना होता है, ज्यादा इमोशनल नहीं होना है. एक या कभी अगर जरूरत पड़े तो 2 सेंटेंसेस, दैट्स इट. ठीक है, चलो देखते हैं.
मिस्टर एक्स प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक मिस्टर वाई टू लाइफ अगेन. अब बताओ यार, टू मेक अ डेड पर्सन अलाइव. कितना बेसिक सवाल पूछा है यार. बताओ क्या है ये. इट्स वर्ड अब इनिशियो. ऐसी चीज को परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है. इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी इनफैक्ट. कैन यू मेक अ डेड पर्सन अलाइव? ये कहा है क्लास में, बहुत बार चर्चा हुई है. टू फाइंड ट्रेजर बाय मैजिक, टू कम स्विमिंग फ्रॉम मुंबई टू गोवा. पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल. अगर आपने ऑफर दे भी दिया, मैंने अग्री भी कर लिया, फिर भी हमारा अग्रीमेंट ही रहेगा, कभी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा. कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट होना जरूरी है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो यहां पे नहीं है क्या? वर्ड ab initio. लिखो आंसर 4A. आंसर 4A. I hope you all are drawing those two margins. Answer 4A. लिखो. The contract is void ab initio. The contract is void ab initio. Because of its initial impossibility of performance. Because of its, bless you, because of its initial impossibility of performance. Because of its initial impossibility of performance. Next, point number 4B. Mr. A agreed to sell 50 kgs of apples to B. Apples क्या perishable goods है? ठीक है? Yes. तो if apples are perishable, time becomes an essential element of the contract. मैंने मेरे क्लास में शादी के लहंगे का एग्जाम्पल दिया था. Time is an essential element. The loaded truck left for delivery on 15th, but due to riots in between, reached A on 19th. तब तक तो सारा consignment खराब हो जाएगा, क्योंकि perishable goods है. तो आप बताओ क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इज एन एसेंशियल एलिमेंट, एंड बाय द टाइम द एप्पल्स विल रीच अस दे विल ऑल पेरिश. तो ऐसे केस में हम क्या कर लेंगे? कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर लेंगे. ठीक है, लिखो आंसर 4B. टाइम इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन दिस कॉन्ट्रैक्ट. टाइम इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन दिस कॉन्ट्रैक्ट. तो शादी के बाद अगर आप लहंगा दोगे कुछ फायदा होगा क्या? करवा चौथ बोल रहे हो? अच्छा, वो बेबी शावर नहीं बोला. अच्छा लिखो, क्या? टाइम इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन दिस कॉन्ट्रैक्ट. बाय द टाइम द एप्पल्स, नेक्स्ट सेंटेंस लिखो उसी में, बाय द टाइम्स द एप्पल विल रीच बी, they will be rotten. Rotten मतलब सड़ जाएगा. By the time the apples will reach B, sorry, B बराबर, डरा रहे हो मुझे. By the time the apples will reach B, they will rotten. ROTTEN. rotten हो जाना मतलब सड़ जाना, खराब हो जाना. The contract will thus be discharged. The contract will thus be discharged. The contract will thus be discharged. Next. An artist मतलब क्या? पर्सनल स्किल आ गया. आर्टिस्ट मतलब समझ लो. Promise to paint on the fixed date for a fixed amount of remuneration, but met with an accident and lost his both hands. बोलो क्या होगा? वर्ड ab initio नहीं है ये.
क्योंकि इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल था. जब इनफैक्ट हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बट कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद, वर्डेबल भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद और परफॉर्मेंस के पहले कॉन्ट्रैक्ट को अब परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद, बट परफॉर्मेंस के पहले इट बिकेम इम्पॉसिबल फॉर द परफॉर्मेंस. कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void at that time. Contract becomes void at that time, and reason is subsequent impossibility. देखो मैं वापस से बताना चाहती हूँ कि जस्ट मेक इट क्लियर इन योर माइंड. जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था तब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था. बाद में ऐसी कोई घटना हुई है जिसके वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है. जब ये घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, दोनों हाथ कट गए, उस दिन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है. उस दिन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है. सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है ये. इम्पॉसिबिलिटी कैसी है? पहले नहीं थी इम्पॉसिबल, बाद में हुई. सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. लिखो आंसर 4C. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ अ पर्सनल नेचर. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ अ पर्सनल नेचर. Personal nature, personal skill. This contract is of a personal nature and hence cannot be performed. And hence cannot be performed due to the accident. Due to the accident. क्योंकि यहाँ पे आर्टिस्ट का एक्सीडेंट हुआ ना और दोनों हाथ कट गए. ड्यू टू द एक्सीडेंट. फुल स्टॉप. और एक सेंटेंस लिखो. दिस इज अ केस ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. दिस इज अ केस ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में. हाँ, तो यहाँ पे राइट्स तो नहीं हो गए ना कुछ भी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया ना. नहीं, अगर राइट होता है तो ही आप लिखोगे. अगर राइट नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन ना. अगर वो 2 मार्क का होता तो आप लिखते. तो 1 मार्क के लिए भी आप राइट तब लिखोगे जब होगी राइट. नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है. बट इफ इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन देन यू विल स्पेसिफाई ही विल गेट नो राइट्स बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम वॉइड. 1 मार्क के लिए यू कैन नॉट राइट सो मच ऑफ कंटेंट. आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है. 4D. जी, टाइम खत्म हो जाएगा बट पेपर खत्म नहीं होगा. हाँ, इसलिए तो ये आईपीपी बैच में वही तो आपको करना है. आपको ये समझना है क्या हो रहा है प्रॉब्लम. कितना लॉ को टाइम देना है, कितना इंग्लिश को टाइम देना है. क्या लॉ का पेपर हो जा रहा है, इंग्लिश का नहीं हो रहा है. इंग्लिश से शुरू करे, लॉ से शुरू करे. यही तो आईपीपी का इंटेंशन है. आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो अटेम्प्ट में. एक्सपेरिमेंट अभी करना है आपको और फिर आपको देखना है व्हाट इज बेस्ट सूटेबल फॉर यू. ठीक है. अभिषेक एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ टॉयज फ्रॉम चाइना. But due to disturbance in relation of both the countries, the import from China was banned. अब बताओ यहाँ पे क्या होगा. क्या subsequent impossibility हो गई. यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. इनिशियली जब चाइना के साथ ट्रेडिंग करना अलाउड था तब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बट बदलते लॉ के वजह से अब इट्स इलीगल टू डील विद चाइनीज मैन. Subsequent impossibility. Contract will become void. लिखो. This contract will be discharged without performance. This contract will be discharged without performance. This contract will be discharged without performance. Because of the subsequent illegality. Because of the subsequent illegality
in the nature of the contract. In the nature of the contract. Next, question number 5. देखो अब ये भी डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5. दो माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. जनरल रूल क्या कहता है? माइनर के पास कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने की, बट नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू द माइनर. डिस्कस. अब बताओ जनरल रूल क्या बोलता है? एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो. बट नाउ अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा माइनर को मिल रहे उस कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट्स, देन इज द कॉन्ट्रैक्ट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. So a minor can be a beneficiary to a contract and he can enforce that contract. लिखिए. It's a direct theory question. तो आप 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सारे points लिख के आंसर्स लिखोगे, है ना? लिखो. पॉइंट नंबर 1. Generally, any contract entered with a minor is void ab initio. Generally, any contract entered with a minor is void ab initio as. क्यों void ab initio है? As he does not have the capacity to enter into a contract. As he does not have the capacity to enter into a contract. As he does not have the capacity to enter into a contract. As he does not have the capacity to enter into a contract. Next, point number 2. But a minor can always be a beneficiary in a contract. मैम अब आरटीपी सॉल्व करके कॉन्फिडेंस आ रहा है. थैंक यू सो मच यश. आर यू ऑल एबल टू गिव द आंसर्स? क्या लिखा आपने? बट अ माइनर कैन ऑलवेज बी अ बेनिफिशियरी. बेनिफिशियरी इन अ कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट पॉइंट. Thus, a promissory note executed. Thus, a promissory note executed in favor of a minor is not void. Is not void and can be sued upon by him. And can be sued upon by him. और एक लास्ट सेंटेंस लिखिए इसी आंसर के लिए. A partnership firm cannot be created with a minor. A partnership firm cannot be created with a minor, but he may be admitted to an existing partnership firm for the benefits.
देखो 5 क्वेश्चंस आर सक्सेसफुली कंप्लीटेड. मजा आ गया. आई शुड क्लैप हैंड्स फॉर ऑल. रैंक्स नहीं आते यार, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को रैंक मिलता था फाउंडेशन में. चलो क्वेश्चन नंबर 6 1 और 2 करते हैं और आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि 1 के भी 2 बच्चे हैं ना, 6 के भी 1 और 2 2 बच्चे. सी बॉट अ बन फ्रॉम अ बेकर्स शॉप. वैसे कहने के लिए 17 क्वेश्चंस है, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस के सब क्वेश्चंस भी है ना, तो ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं. सी बॉट अ बन फ्रॉम अ बेकर्स शॉप. द पीस ऑफ बन, देखो, contained a stone which caused C's tooth to break while eating. What are the rights available to the buyer against the seller under the Sale of Goods Act? अच्छा, bun is an eatable. Okay, तो आप लोग जानते हो there are certain implied conditions. There are certain implied कंडीशंस. उसमें से वन सच इम्प्लाइड कंडीशन, देखो, मर्केंटेबिलिटी तो होना चाहिए, बट ईटेबल्स के केस में होलसमनेस भी होना जरूरी है. सो इट शुड बी फिट फॉर कंजम्पशंस. तो ये बन जिसमें कुछ पत्थर था, स्टोन था, इज इट फिट फॉर कंजम्पशन? यहाँ पे देर इज एन ब्रीच ऑफ एन इम्प्लाइड कंडीशन, एंड ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन गिव्स यू द राइट टू रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट. यस और नो गाइस? लिखो आंसर 6 1. क्या हुआ? लिख लिया आपने? आपके आईपीपी के पेपर में आया था क्या? अभी आपको ऐसे लगा ऐसे नया कुछ लगेगा ही नहीं. और होने दो. कितने टेस्ट हुए 100 मार्क्स के? 1 हुआ. और 4 100 मार्क्स के हो गए, 3 हो गए. और 50 मार्क के कितने हुए? 5. लॉ के 3 हुए और 2 पीसीआर के. मतलब क्या है यार, अलग लेवल है आप लोगों का, मैच नहीं कर सकते आप. वेरी गुड. ऑफ कोर्स यस, इंटर में मिलना इतना आसानी से मैं नहीं छोड़ूंगी आपको. हाँ, फेब में मजा आएगा इंटर में. तब आप लोग सीनियर फील करोगे सीएनसी में. फाइनली. चलो आ जाइए. अभी भी सीनियर ही हो गया? अच्छा, उस बैच के बच्चों के लिए. बेचारे गरीब बच्चे यार, ऐसे मत करो उनके साथ. कितने सिंसियर है, मतलब आपके साथ 12-12 बजे तक पढ़ते ताकि आपको बुरा नहीं लगे. 10 दिन पहले तो बैच चालू हुई उनकी, 2 बजे तक पढ़ते. बेचारे बोलते हैं हम 1-1 बजे तक, 12-12 बजे तक इन बच्चों के साथ पढ़ते ताकि उनको बुरा नहीं लगे. 10 दिन तो ही उनकी बैच चालू हो गए, और आप लोग देखो कैसे बेशरम थे. चलो लिखो आंसर 1, आंसर 6 1. आंसर 6 1. फैक्ट्स आप लिखो जल्दी से, एक ही सेंटेंस में जल्दी जल्दी लिखो. एक्चुअली दिस क्वेश्चन आई थिंक वुड बी फॉर 3 मार्क्स. उसके हिसाब से लेंथ लिखवाओ. हाँ, तो वही 2 या 3 मार्क का ही है वो सवाल. 2 क्वेश्चन जब इंस्टीट्यूट एक में पूछती है ना, एक 3 का होता है और दूसरा 2 का होता है, या तो 2-2 मार्क का, मतलब टोटल 4 मार्क का होता है. ऐसा यूजुअली पैटर्न होता है. तो उसी के हिसाब से मैं आंसर लिखाओ. तो मत लिखो फैक्ट्स, मत लिखो फिर. अच्छा, लिख लिया तो कोई बात नहीं, रो मत. लिख लिया फैक्ट्स? हाँ ठीक है, लिखो. Whenever goods are sold, whenever goods are sold, there are certain implied conditions during the sale. There are certain implied conditions during the sale. One such condition is as to
wholesomeness, WHOLESOMENESS, wholesomeness. One such condition as to wholesomeness. In case of eatables, in case of eatables, in case of eatables, in addition to the implied condition, in addition to the implied condition as to merchantability, in addition to the implied condition as to merchantability, 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 comma, there should also be wholesomeness. There should also be wholesomeness. अभी तो wholesomeness की स्पेलिंग बोली 10 बार लिख के आओ आज. If not, मतलब if not मतलब क्या, अगर ये कंडीशन आपने पूरी नहीं की तो if not, the buyer gets the right to rescind the contract. Or he can also claim the damages. Or he can also claim the damages. अब यहां पे आप बताओ मुझे, बन तो उसने ऑलरेडी खा लिया, दांत तो जो टूटना था वो टूट गया, अभी क्या बन लौटा के पैसे लोगे? तो what are you going to do over here? आप damages claim करोगे, तो इसलिए लिखो in this case C could recover the damages. In this case, C could recover the damages for the violation of the said condition, for the violation of the said condition, मतलब बोला गया condition. कौन सा बोला गया condition था? Wholesomeness. In the given case, C could recover the damages for the violation of the said condition as regard to the consumption of goods. As regard to the consumption of the goods. इतना लिखोगे आप 2 मार्क के लिए, 4 सेंटेंसेस. कितने? 4 ही हुए ना. फैक्ट्स मत लिखना. ओके, नेक्स्ट 6(2). A contracts with B to buy 50 chairs of a certain quality. ये भी आया था क्या? बेस्ट है. B delivered 25 chairs of the type agreed upon. कुछ तो चेयर की टाइप डिसाइड की थी, बट 50 खरीदने के लिए हमने डिसाइड किया था. भिजवाइए सिर्फ 25 उसी टाइप की, and 25 of some other type. Under the circumstances, what are the rights of A against B under the Sale of Goods Act? तो बताओ मुझे, यहाँ पे आपने क्या डिस्क्रिप्शन के हिसाब से गुड्स को भिजवाया है? दिस इज सेल बाय डिस्क्रिप्शन. अरे बोलो ना. और डिस्क्रिप्शन के हिसाब से क्या गुड्स को भिजवाया गया है? नो. तो अगर, अच्छा ठीक है, इसलिए क्या, अच्छा 25 चेयर्स डिस्क्रिप्शन के हिसाब से है, 25 चेयर्स डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं है. तो जो चेयर्स डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं है, इज देयर अ ब्रीच ऑफ एन इम्प्लाइड कंडीशन? कैन यू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट? आप उस चेयर्स को लौटा दोगे और वो 25 चेयर का पैसा आप मांग लोगे. हाँ, पक्का? क्योंकि जब गुड्स डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं होते, दार्जिलिंग की चाय या कुर्ग की कॉफी, और आप कुछ भी लोकल ब्रांड चिकोरी मिक्स कॉफी दे दोगे, आई विल गिव इट बैक टू यू एंड आई विल क्लेम माई मनी. मैंने जब आपसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, मैंने कहा था आई वांट 50 चेयर्स इस टाइप की. यू डिड नॉट सप्लाई ऑल द चेयर्स अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन. breach of implied condition
will give me the right, the buyer the right to resign the contract. Yes or no, guys? लिखो आंसर 6-2. अच्छा, और एक आंसर भी हो सकता है इसमें, बायर सारे के सारे गुड्स को भी रिजेक्ट कर सकता है. या तो वो सारे के सारे एक्सेप्ट कर ले और जो भी क्वालिटी है उसके हिसाब से पेमेंट दे दे, सारे के सारे रिजेक्ट कर ले और पैसा ले ले, या तो 25 चेयर को एक्सेप्ट कर ले और 25 चेयर को रिटर्न कर दे. ठीक है, लिखो आंसर 6-2. अब देखो, डिपेंडिंग, वी आर अज्यूमिंग दिस इज अ 2 मार्क आंसर, उसके हिसाब से मैं आंसर लिखवा रही हूँ, तो फैक्ट वैक्ट कुछ नहीं लिखोगे आप. ठीक है, डायरेक्टली आप आंसर पे जंप करोगे. यू ऑल विल स्टार्ट राइटिंग द आंसर डायरेक्टली. Out of the 50 chairs ordered, लिखो out of the 50 chairs ordered, only 25 chairs were supplied. Only 25 chairs were supplied according to the given description. According to the given description. Thus the buyer can, अब पहला बुलेट दीजिए, पहला बुलेट, thus the buyer can, नेक्स्ट लाइन पे पहला बुलेट दीजिए, accept the goods which are in accordance with the contract. Accept the goods which are in accordance with the contract and reject the rest. And reject the rest. Second bullet. He may reject all 50 chairs. He may reject all 50 chairs. और थर्ड बुलेट दीजिए, he may accept all 50 chairs. He may accept all 50 chairs and pay accordingly. मतलब जो भी क्वालिटी है उसके हिसाब से आप पेमेंट दोगे. हाँ, and pay accordingly. अभी मैं आप सब लोगों को, देखो सपोज ये आपका 60 मार्क्स का लॉ का पेपर था, चलो 6 क्वेश्चंस लिख दे, चलो अज्यूम करते हैं आपने पूरा पेपर लिख लिया. अब आप सबमिट नहीं करोगे, अब आप क्या करोगे, ये प्रोसेस भी हम करने वाले हैं. आप अब रिव्यू करोगे आपके आंसर और एक स्केल लो और पेंसिल लो, आपको जो भी कीवर्ड्स आपके आंसर में लिख रहे फटाफट अंडरलाइन करो. मैं आपका टाइमर चालू कर रही हूं 2 मिनट का, रिव्यू करना है और आपको अंडरलाइन करना है. दिस इज द वे यू आर सपोज टू do this process even in the examination before submitting your answer paper to the examiner. 2 मिनट का समय शुरू होता है. अब स्केल लो, पेंसिल लो, पेन से अंडरलाइन नहीं करना है बेटा, पेन से अंडरलाइन नहीं करना है, पेंसिल से अंडरलाइन करोगे. नहीं लाए तो क्या कर रहे हो आप यार, स्टेशनरी भी नहीं ला रहे हो. ये आपके हथियार है एग्जामिनेशन को लड़ने के लिए और उससे ही लड़ रहे हो आप. लो लो जल्दी स्केल और पेंसिल, आंसर रिव्यू करो, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, जो भी कीवर्ड्स लग रहे हैं फटाफट अंडरलाइन करो. आप इनको रीड कर लिया मतलब एग्जामिनर को समझ गया आपने क्या आंसर लिखा है. बस यही आपको फॉलो करना है, यही आपको एग्जामिनेशन दिलाने वाला है. इज्जत दो इन चीजों को. यू एक्चुअली ओनली हैव 2 hours 45 minutes फॉर राइटिंग द पेपर. लास्ट 15 minutes इज ओनली फॉर रिव्यू. टिक टिक करना, जो जो क्वेश्चंस आपने लिखा है, सप्लीमेंट लगाया है तो उसको अच्छे से स्टेपल करना या थ्रेड बांधना, देखना हर एक आंसर नंबर लिखा है कि नहीं, स्पेलिंग्स चेक करना, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चेक करना और अंडरलाइन करना. 1 मिनट हो चुका है और 1 मिनट है आपके पास. सारे कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो. रेफरेंस एनालिसिस
और कंक्लूजन, फैक्ट्स को कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना है. कंक्लूजन में वैलिड है, इनवैलिड है, स्यू कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, डैमेजेस ले सकते हैं, वो सब आपका होगा. घड़ी के कांटे के हिसाब से चलना है. कम ऑन, यू ऑल शुड फील दैट कॉम्पिटिशन. लास्ट 30 सेकेंड्स. वर्चुअल स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भी वही करना है. कम ऑन कम ऑन. अभी तक सेकंड क्वेश्चन पे ही हो क्या आप? थर्ड पे हो? देखते हैं. चलो, 6 आंसर्स के लिए आपको कितना समय लग रहा है रिव्यू करने के लिए? 2 मिनट हो चुके हैं. लेट्स सी हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग. आराम से नहीं करना है, फटाफट नजरें घुमाओ. आप नहीं लिखा है ये आंसर. यू शुड नो व्हाट यू हैव रिटन. कम ऑन. हो गया आपका? देखो हो गया सारे 6 आंसर्स का. आंसर्स के लिए 3 मिनट से ज्यादा मैं नहीं दे सकती हूं. आपके 2.5 मिनट्स हो चुके हैं. हो गया? देखते 3 मिनट तक मैं देखती हूं कितना टाइम लग रहा है आपको. जल्दी जल्दी करो बेटा. लास्ट 10 सेकेंड्स. कम ऑन. इतने जल्दी सेकेंड्स रहते? यस. नाउ इट्स डन. 3 मिनट्स आर डन. आपके 6 आंसर्स 3 मिनट में रिव्यू हो जाने चाहिए. दिस इज द स्पीड दैट यू शुड मेंटेन. और उसके बाद आप आपके आंसर पेपर्स जो है वो एग्जामिनर को सबमिट करोगे. ये चीज आपको एग्जामिनेशन में भी फॉलो करना है. 2 hours 45 minutes इज द टाइम दैट यू हैव इन योर हैंड. लास्ट के 15 मिनट रिव्यू के लिए होने चाहिए. और ये आपको करना है आपके भी एग्जामिनेशन में, है ना? कॉन्फिडेंस आया क्या आज के आंसर्स लिखे? एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है ये, है ना? चलो ग्रेट. वंडरफुल डूइंग दिस एक्टिविटी विथ यू ऑल. आज के लिए इतना ही करते हैं बिकॉज इवन आई नो यू ऑल आर प्री ऑक्यूपाइड विथ अ लॉट ऑफ स्टफ टुडे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच वंडरफुल किड्स. आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल एंड आई एम हैप्पी टू सी ये सारी मेहनत जो आप ले रहे हो. आई एम श्योर इट विल रीपे, है ना? कल मिलते हैं इसी टाइम पे. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. बाय बाय. ब्लेस यू ऑल. अच्छा, होमवर्क आपका जो ये वाला अटेम्प्ट था ना, लास्ट वाला अटेम्प्ट मई 2022 का, मतलब जून 22. एक मिनट में खोल देती हूँ पेपर. नहीं नहीं, शेयर कैसे वर्चुअल स्टूडेंट्स कैसे करेंगे फिर? मैं बताती हूँ ना. मई 2022 का एक्चुअल एग्जामिनेशन का पेपर जो है, स्टूडेंट्स, बोर्ड ऑफ स्टडीज, फिर आप लोग जाते हो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, फाउंडेशन, लॉ और मई 2022 का क्वेश्चन पेपर. ये मई 2022 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1A मई 2022 का ICAI का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 1A आप लिखने वाले हो. 1A लिखो तो 1A. और क्वेश्चन 2A, 1A और क्वेश्चन 2A. एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और एक थियोरी क्वेश्चन है. ओनली 2 क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू. 1A और 2A. कल आने के बाद मैं आंसर्स रिव्यू करने वाली हूं. इसका रिव्यू का फायदा तभी होगा जब आप 10 मिनट निकाल के ये आंसर्स लिख रहे हो. अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, 0 हो जाएगा एफर्ट्स. सो मेक इट श्योर यू ऑल आर राइटिंग बोथ द आंसर्स. 1A एंड 2A मई 2022 का पेपर है. क्वेश्चन 1A और क्वेश्चन 2A. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. सी यू टुमारो. बाय बाय.